Hello everyone, today we will complete the rest of the chapter of metals and non-metals. So let's start. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर तक कर लिया था. अब उसके आगे के हम पार्ट्स कर लेते हैं. तो आज हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में कैसे होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो मेटल की रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में नहीं होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड्स होते हैं मेटल के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं, या तो ऑक्साइड की कोटिंग बना देते हैं या तो किसी सॉल्ट की कोटिंग बना देते हैं. इसकी वजह से मेटल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ में नहीं होती है. तो मेटल की रिएक्शन सिर्फ होती है डाइल्यूट एसिड्स के साथ में मोस्ट कंडीशंस. सो हम पढ़ते हैं मेटल की जब रिएक्शन होती है विद डाइल्यूट एसिड्स तो क्या बनता है एज ए प्रोडक्ट. तो अपन को देखने को मिलता है सॉल्ट, तो यहाँ पे बनता है हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड. ठीक है. सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, जो मेटल होता है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन करके हाइड्रोजन इवॉल्व करवा देता है. जैसे अब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद HCl. क्या होगा यहाँ पे बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का जो सॉल्ट था इसको डिस्प्लेस कर दिया मेटल ने और हाइड्रोजन इवॉल्व करवा दी, और यहाँ से मैग्नीशियम ने सॉल्ट बना लिया क्लोरीन के साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड. तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा हो गया. ठीक है. यानी कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो उसे उसकी सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन को इवॉल्व करवा देते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. अभी हम और रिएक्शंस पढ़ते हैं. देखो अब क्या होगा, हमें जानना होगा अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज. यहाँ पे रिएक्शन कैसे शो करेंगे मेटल्स एसिड्स के साथ में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, वो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देंगे. लेकिन जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करवा पाएंगे. ठीक है. जैसे कौन कौन करवा देंगे ये हम समझते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नीशियम करवा देगा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन. ये सब क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन देंगे और क्या इवॉल्व करवा देंगे, हाइड्रोजन गैस. ठीक है. लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कॉपर HCl के साथ में रिएक्शन नहीं देता. कॉपर HCl के साथ में रिएक्शन, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन नहीं देता है. ठीक है. और बाकी ये मेटल्स क्या करेंगे, एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवा देंगे. तो ये जनरल आइडिया है अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स. अभी जैसे कि हम देखें HNO3, हम HNO3 की बात करते हैं. तो HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड. दिस इज अ एसिड विच इज नोन एज नाइट्रिक एसिड. ये किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. तो दैट इज वाई ये हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करवा पाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलती है ये उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है, H2O. तो दैट इज वाई रिएक्शन ऑफ मेटल विद HNO3 डजंट गिव हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होकर H2O का फॉर्मेशन कर लेता है. तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर मेटल H2 गैस इवॉल्व नहीं करवा पाता. ठीक है.
तो इस तरह से रिएक्शंस हो जाती हैं। अगर हम बात करें H2SO4 से रिएक्शन, अगर हम H2SO4 से रिएक्शन बताएं, देखो स्टूडेंट्स, जो सोडियम होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसकी जो रिएक्शन है लैब्स में बहुत ही ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म की जाती है, इसीलिए उसकी रिएक्शन भी हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है क्योंकि वो इतना बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो हमने मैग्नीशियम से जो है स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन एक बात है, जो हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा, नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करवा पाता है, लेकिन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये दोनों ही नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं बिकॉज दे आर रिएक्टिव। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। अब देखो, कुछ मेटल्स होते हैं जो बिल्कुल ही रिएक्टिविटी शो नहीं करते एसिड्स के साथ में, जैसे कि लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये एसिड्स के साथ में बिल्कुल ही रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन नॉट हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हम रिएक्शन करवा दें मेटल की, तो कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेटलिक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जैसे हमने रिएक्शन करवा दी, मान लो हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी विद H2SO4, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई है। यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और क्लोरीन के साथ में सॉल्ट बना के हाइड्रोजन को इवॉल्व करवा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसने सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर ली एंड हाइड्रोजन का इवोल्यूशन करवा दिया। सो दिस इज हाउ हम देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड टेक्स प्लेस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, our next topic is going to be, पहले अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार हम याद कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल ठीक ठाक रिएक्टिव है और कौन सा मेटल बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी। तो हम देखो आते हैं स्टूडेंट्स, Na, Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag एंड Au। तो देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये रिएक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। दिस इज डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और देखो हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर सकते हैं, जो उसके ऊपर वाले मेटल्स हैं। ठीक है, जो उसके ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट में से और हाइड्रोजन इवॉल्व करवा सकते हैं। उसके नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को, यानी वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट बिहाइंड दिस।
ये जो अभी हमने पढ़ा था ना कि HCl में से या H2SO4 में से हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, तो कौन से मेटल्स लिबरेट करवा सकते हैं? जो इसके ऊपर हैं, जो इसके नीचे हैं वो इससे लेस रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करवा सकते, ठीक है। सो दिस इज डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. These are among the most reactive and these are among the least reactive metals, and this is why हम इनको ornaments में use कर सकते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं. इन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर हो गया, वाटर हो गया, एसिड हो गया, ये जो हमारे मेटल्स हैं ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते, इसीलिए हम इनको ऑर्नामेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़. अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है. नाउ लेट्स सी. तो देखो, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके क्या बना लेता है, उसका सॉल्ट बना लेता है और उस लेस रिएक्टिव मेटल को अलग से बाहर निकाल फेंकता है. जैसे मान लो कि एक मेटल है ए. हम एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि जिंक. जिंक का हमने रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट के साथ में और हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद बना लेता है जिंक सल्फेट. सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर जो इसका मोल्टन जो सॉल्ट है, ये मेटल उसे उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके अलग कर दे रहा है और खुद उसके सॉल्ट के साथ में रिएक्शन कर ले रहा है, ठीक है. और भी हमने पढ़ा था एक आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ में और FeSO4 प्लस कॉपर बना लेता है, ठीक है. यहाँ पर भी सेम यही रिएक्शन हो रही है. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अगेन. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने एक सॉल्यूशन लिया था इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ था विच इज़ ब्लू इन कलर. फिर हमने यहाँ पे एक आयरन नेल डिप कर दी, ठीक है. अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद में ये जो ब्लू कलर था ये फेड होने लगा, ठीक है. और इस आयरन नेल के ऊपर ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगा. तो बेसिकली ये ब्राउन सब्सटेंस क्या था, कॉपर, जो इसके ऊपर आके डिपॉजिट होने लगा और इसका ब्लू कलर फेड अवे हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब क्या बनने लगा था, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज लाइट ग्रीन इन कलर, ठीक है. सो दिस इज हाउ यहाँ पर ये रिएक्शन हुई और कॉपर सल्फेट अब नहीं रहा सोल्यूशन में. कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा इस आयरन नेल के ऊपर और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया इन द सोल्यूशन. सो दिस वाज द रिएक्शन एंड दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से और बाहर निकाल देता है, ठीक है. हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स. Okay students, so have you understood the concept behind this? Is it clear to you all? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं.
तो ये था बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। ओके, देखो स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, है ना, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट, और ऑन दी अदर हैंड ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे होती है। ये पढ़ने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है कुछ मेटल्स का और कुछ नॉन मेटल्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, जब हमें एटॉमिक नंबर याद होगा एलिमेंट का, तभी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। उस हिसाब से हम ये पता कर पाएंगे कि उसे इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है या देने की ज़रूरत है, टू कंप्लीट द नियरेस्ट नोबल गैस, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, क्विकली देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, इट इज़ 11, एंड उसका इस तरह से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनता है 281। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 282। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 2n² रूल से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं किसी भी एटम के लिए। ठीक है, फिर दूसरा आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13, 283। देन कम्स पोटेशियम, पोटेशियम सिमिलर शो करता है एज टू सोडियम, क्योंकि आप अपनी हायर क्लासेस में जाकर देखोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में लाए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। फिर लास्टली कैल्शियम, ये सिमिलर होता है मैग्नीशियम के, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। तो देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसीलिए दोनों के अंदर आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सोडियम, अपने बोर्ड्स के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सोडियम एंड पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और एक एल्यूमिनियम है हमारे पास जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम कुछ नॉन मेटल्स का देख लेते हैं। अब देखो इनके लिए क्या होता है, हम देखते हैं अगर किसी भी एटम के अंदर 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके लिए इजी क्या है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, है ना, बजाय इसके कि ये गेन करे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से अच्छा है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, क्योंकि इन सबको क्या करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले अपने आउटर मोस्ट में हीलियम की तरह, या तो फिर नियॉन की तरह हीलियम की तरह आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले,
या फिर नियॉन की तरह आउटर मोस्ट में 2 8 ले ले, या फिर आर्गन की तरह आउटर मोस्ट में 2 8 8 ले ले, है ना। तो इन सब का मोटिव क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, क्योंकि ये जो गैसेस होती है नोबल गैसेस, ये कैसी होती है, इनर्ट, ये रिएक्शन शो नहीं करती हैं, तो इन्हें भी क्या करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी, वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना है जहाँ पे फिर इनकी रिएक्टिविटी रिएक्शन शो ना हो, स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब का एम क्या है, ये अटेन कर लेना, नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना। जैसे कि इसका एम होगा ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसका एम क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 5 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से या 5 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके लिए इजी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। अब हम कुछ नॉन मेटल्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फॉस्फोरस, ठीक है, एंड सल्फर। अब देखो कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है ना वो लेता है, वो शेयरिंग कर लेता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इन्हीं से डील करने वाले हैं। तो देखो नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन के कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इसका कितना है, 8, इसका है 9। अब ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये एक ही ग्रुप के हैं, तो इन दोनों के आउटर मोस्ट में सेम होने वाले हैं, लेकिन इसका अभी अपन एटॉमिक नंबर याद रखें 15, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, के शेल में 2, फिर बचे कितने, 5। तो इसके लिए क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो यानी हम क्या लिखते हैं, -3, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, खैर वो अभी हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए देख लेंगे। तो ये क्या करना चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है। फिर 8 2 6, ये क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। फिर फ्लोरीन पे आते हैं अपन, 2 7, अब इसको कितना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर 2 8 बन जाएगा। फिर आते हैं अपन फॉस्फोरस पे, 2 8 5, देखो सेम हो गया ना, इसके अंदर भी 5 लास्ट में, इसमें भी 5, ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। तो इसे कितने चाहिए, 3। फिर सिमिलरली फॉस्फोरस 2 8 6, ये किसके जैसा है, ऑक्सीजन जैसा, इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस बार इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 2 8 8 बन जाएगा आर्गन की तरह, ये भी 2 8 8 बन जाएगा आर्गन की तरह, ये 2 8 बन जाएगा नियॉन की तरह, ये भी 2 8 और ये भी 2 8, तो ये सब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, हम ये चीज़ तो बार बार रिवाइज कर ही चुके हैं कि सोडियम मतलब जो मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। हम NaCl से शुरू करते हैं, विच इज़ द सिंपलेस्ट वन। तो देखो सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इसको, अभी देखा था हमने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1। इसे क्या करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ताकि इसका
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए, इसे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, देखो सोडियम जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इस पे आ जाता है प्लस का चार्ज। अब क्लोरीन आया वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लेके 287, इसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मेरा 288 बन जाएगा, है ना, मुझे दे दो ताकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन जाएगा, 288। तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इसका दिया हुआ ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है और अपना Cl- बना लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा Na प्लस Cl- बन के NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसे अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो ये सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने, 7। चलो हम इसको क्रॉस से शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये यहाँ पर चला जाता है, तो इस तरह से ये NaCl जो हमारा बन जाता है, तो यहाँ पर ये हमारा बन जाता है Na प्लस, और क्योंकि इसने यहाँ पर अपना 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लिया है तो ये बन जाता है हमारा Cl-। इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो हम और भी कंपाउंड्स देखते हैं जहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। This video is going to be helpful for those who are revising for their board examination and also for those who are studying it for the first time. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना स्टूडेंट्स बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये दो आयन्स के बीच में बन रहा है विच इज अ कैटायन एंड एन एनायन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि और किन किन कंपाउंड्स में हम शो कर सकते हैं। सो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282। तो ये क्या चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देना, तो ये लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 का चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए मान लो हमें मैग्नीशियम का क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाना है, तो अब ये क्लोरीन क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, एक क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो हमें चाहिए होंगे 2 क्लोरीन, तो दूसरा क्लोरीन भी आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने लिया और Cl- आयन बनाया। ठीक है, तो इस तरह से एक मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन ने रिएक्ट किया एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का लेने के लिए। अब देखो इसको अपन शो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन शो करेंगे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 क्लोरीन आए हैं तो क्लोरीन, अब ये दोनों क्लोरीन के अपन 7 बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा बना Mg+2, और क्योंकि क्लोरीन हमारे 2 हैं तो क्लोरीन के हमें पहले इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का
लेकिन 2 क्लोरीन ने लिया है तो 2, 2 क्लोरीन ने लिया है तो होल ट्वाइस हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, MgCl2, ये हमारा MgCl2 इस तरह से बन गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमें बोल दिया जाए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करो, तो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ट्राइड टू डू द क्वेश्चन। अब देखो, एल्यूमिनियम का हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 2 8 3, यानी इसको इस बार 3 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। लेकिन क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो यानी इसे तीन क्लोरीन चाहिए होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। तो यहाँ पर इसके पास आ जाएंगे 3 क्लोरीन। लेकिन पहले हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, 3Cl-। गॉट इट? तो इस तरह से यहाँ पर हम बना सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम है हमारा, इसके पास में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्लोरीन के साथ में 3 क्लोरीन के साथ में 7। पहले हम इन्हीं के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा देते हैं हम। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, अच्छा इसका ये मैंने बनाया नहीं था, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के पास चला गया, और यहाँ पे हमारा बन गया एल्यूमिनियम +3 एंड क्लोरीन 3 4। लेकिन क्योंकि 3 क्लोरीन ने लिया है तो होल थ्राइस माइनस का चार्ज। अंडरस्टूड? होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ होती है, जैसे कि सोडियम प्लस, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है उसे कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है उसे हम एनायन बोलते हैं। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लेना। और ये by losing and gaining of electrons, the kind of bond which is formed, it is known as ionic bond, and it is formed between a cation and an anion, ठीक है। And this is a strong bond formed. Now we will study about the
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब कैसे होते हैं ये, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं। तो आप बताओ कैसे होते हैं ये कंपाउंड्स फिजिकली। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। बिकॉज ये कैसे फोर्स से बने हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मतलब अगर आप प्रेशर लगाओगे इनके ऊपर तो ये पीसेस में बिखर जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन पर प्रेशर लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। तो कैसे होते हैं कंपाउंड्स फिजिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड ब्रिटल। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज फिजिकल नेचर, सॉलिड, ब्रिटल एंड हार्ड। फिर अगली प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। अब क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन्हें मेल्ट और बॉईल करने के लिए। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे हैव हाई MP एंड B, मतलब melting point and boiling point, high melting point and boiling point they have. Then comes solubility. अब ये जो compounds होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, यहाँ पर ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। तो दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, soluble in water but insoluble in पेट्रोल, केरोसिन। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है ना। वैसे ही सॉल्यूट, जैसा सॉल्यूट होता है वो उसी टाइप के सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है, लाइक में ही डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की। आप पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में कि पोलर ही पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, ठीक है। फॉर नाउ यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इन सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे रिलेटेड ये 1, 2 एंड 3 ये 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को हटा रही हूँ यहाँ से, तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे कंडक्ट करते हैं, ये जो सॉल्यूशन होती है इनकी, ठीक है, हमें क्या लेना है, इन कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन में देखो ये किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन में किस में डिसोसिएट होंगे, आयंस में। जैसे कि NaCl का जो सॉल्यूशन है वो किस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में, विच इज Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पर ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, मीन्स दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं।
पर वहीं पे अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में कंडक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस एक रिजिड क्रिस्टल में बंधे हुए हैं, ठीक है, एक क्रिस्टल में है, ये आयंस फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए। तो जो सॉलिड स्टेट रहेगी वहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जकड़े हुए होते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं होगा। ठीक है, आप एक बार ये प्रॉपर्टीज चाहें तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेट में भी ये कंडक्ट करेंगे और मोल्टन स्टेट में भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स मतलब हम पढ़ चुके हैं, एक एनोड एंड वन इज कैथोड। तो अगर हमने इस तरह से ये लगाई हुई है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, तो ये जो होंगे हमारे आयंस ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव भी करेंगे। जैसे कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और क्लोरीन एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस तरह से ये ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव भी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करेंगे। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये बीच में बना दिया है मैंने, यहाँ पे इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तब ये ऐसे कंडक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयंस है और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज conducted through this solution of ionic compounds, but they do not conduct electricity in solid form। तो दो चीज़ें हैं, मोल्टन स्टेट में भी करेंगे। मोल्टन स्टेट मतलब सिंपली जो है हमने जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड है उसको मेल्ट कर दिया, तो मोल्टन स्टेट में भी करेंगे, मोल्टन स्टेट में कंडक्शन करेंगे, और दूसरा सॉल्यूशन में तो करेंगे ही करेंगे। तो मोल्टन स्टेट में देखो एक्स्ट्रा ऊपर से पानी नहीं डाला है अपन ने, सिर्फ उस कंपाउंड को मेल्ट कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन में हमने क्या डाला हुआ है, कंपाउंड प्लस वाटर। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड प्लस वाटर, तो डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पा रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड।